जी नाज़रीन, पैकेज आपने देखा और काफ़ी सारी मालूमात आपने हासिल की, लेकिन कुछ आसान अल्फाज में हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि जोड़ों के दर्द और इनसे जुड़े कुछ मसाइल जो हैं उनके पीछे सबब क्या होता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, कुछ जोड़ों के अमराज तो उम्र के साथ भी ताल्लुक़ जी। रखते हैं, ठीक है। उम्र का भी कुछ तकाजा होता है। ये जो जिस्म है, ये हमारे जो जोड़ है, वजूद है, ये एक मुद्दत के लिए बना हुआ है, ठीक है। कुछ अरसे के बाद ये खंडर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, खंडरात बन जाते हैं, ठीक है। तो उम्र के साथ वेयर एंड टेयर होता रहता है, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसको हम मेडिसिन के ज़रिए जो है स्लो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मरीज़ को एहतियाती तदाबीर बता दी जाए कि आपने चलना इस तरह है, आपने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कोई सपोर्ट लेके चलना है, या पहाड़ी इलाके में है और ऊपर चढ़ रहे हैं तो कोई स्टिक के सपोर्ट के साथ, चढ़ाई वाली जगह जो है वहाँ पे आप जो है स्टिक का सहारा हो तब आप बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह इसके अलावा जो है उम्र से पहले भी आर्थराइटिस के शिकायत लोगों को शुरू हो जाते हैं, जिसमें ओबिसिटी यानी मोटापा भी आजकल ये खसूसन घुटनों के जो आर्थराइटिस है, ओस्टियो आर्थराइटिस भी उसे कहा जाता है, वज़न की वजह से भी ये आर्थराइटिस डेवलप होता है, जिसमें जो जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज है, जो नरम टिश्यू होता है, जो कान की हड्डी की तरह नरम होता है, वो घिसता रहता है, जिसके नतीजे में 40-45 साल की उम्र में उनके घुटने फारे हो जाते हैं, और ये अमूमन औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिसकी साइंस कोई वजह नहीं जानती। साइंस सिर्फ ये समझती है कि इम्यून सिस्टम जो है आपके जोड़ों पे अटैक कर रहा है। जिस तरह पैकेज में बताया गया कि पहले उसमें जो अमूमन जो हाथों के जोड़ है, जो छोटे जोड़ है, ये इफेक्ट होते हैं और उनमें जोड़ जो है वो टेढ़े होने लग जाते हैं। तो उसको भी अगर बर वक्त तशखीस किया जाए, उसका जो आर फैक्टर टेस्ट होता है वो किया जाए, ESR किया जाए, तो उसके मुताबिक जब इलाज शुरू किया जाता है तो वो कंट्रोल भी हो जाता है और मरीज़ को जो लॉन्ग टर्म नुकसानात होते हैं उससे भी बच जाता है। सही। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसा मरीज़ है, जिस तरह आपने कहा कि एक जो मसला है जोड़ों का वो तो एक उम्र के साथ होता है, लेकिन अगर उससे पहले होता है तो ऐसी कौन सी इलामात हैं जिनके ज़ाहिर होने पे जो है लोगों को जो है टेस्ट की तरफ जाना चाहिए? देखिए जी, अगर छोटे जोड़ों में आपके फ़र्ज़ करें आपकी उंगलियों के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, आप सुबह उठते हैं और आप कहते हैं कि मेरे जोड़ स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और ये मुसलसल हो रहा है और ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो फिर आपको ESR टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, ताकि बर वक्त तशखीस हो सके। क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जुवेनाइल आर्थराइटिस जिसे कहा जाता है, तो अब बच्चों में भी ये अमराज पाए जाते हैं। बल्कि मेरे पास खुद जुवेनाइल आर्थराइटिस के बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको 10 साल की उम्र में ये मर्ज शुरू हो जाता है और सारे जोड़ उनके जो है वो इफेक्ट होते हैं और जोड़ टेढ़े होते हैं, होना शुरू हो फिर उसको एलोपैथिक साइड में स्टीरॉइड्स के ज़रिए मैनेज किया जाता है, लेकिन वो भी वक्ती तौर जो है उसको आराम देते हैं, लेकिन जो मुकम्मल आराम नहीं होता या छुटकारा नहीं मिलता। खैर, हम मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो चुकी है क्योंकि डॉक्टर साहब जवाब दे रहे होते हैं, तो वो जवाब ख़त्म होने के बाद ही कॉल अटेंड की जाती है, तो माजरत इस बात के लिए भी। खैर, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कहा कि मेडिसिन जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है उसके ज़रिए भी इलाज होता है। पैकेज में भी हमने देखा कि कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उस हवाले से उनसे भी इलाज होता है। लेकिन होम्योपैथी वाली साइड पे हम आते हैं तो क्या आया ऐसी कोई मेडिसिन मौजूद हैं जो बर वक्त अगर किसी मरीज़ को इस तरह का मसला है तो हल हो जाए? बिल्कुल 100% मौजूद है। ना सिर्फ ओस्टियो आर्थराइटिस के बल्कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस का भी इलाज मौजूद है, जिसकी साइंस वजह नहीं जानती, लेकिन हमारे होम्योपैथी में एक कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं जिस्म में कोई मियाज़म जो है वो छुपा होता है जो इस मर्ज की सबब साबित होता है, ठीक है। जैसे कि हम इन्वेस्टिगेट जब करते हैं आर्थराइटिस के मरीज़ों के, तो हिस्ट्री में उनके नज़र आता है कि कभी उन्होंने टाइफाइड गुजारा हुआ है, ठीक है, कहीं उन्होंने
ट्यूबरकुलोसिस टीबी की हिस्ट्री उनकी रही है, ठीक है, या फैमिली में कोई इस तरह की हिस्ट्री रही है, तो हम जब उन मियाज़म्स के मुताबिक उनको ट्रीट करते हैं तो उनका मर्ज जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सही। डॉक्टर साहब, आपने बातों बातों में ये भी बताया कि मोटापा भी एक वजह है इस चीज़ की, तो जाहिर सी बात है, आप क्या समझते हैं कि वेट को कितना कंट्रोल रखना चाहिए ताकि फिर इन जोड़ों के दर्द से जो है निजात हासिल कर सके बंदा? खैर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है और हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मज़ीद सवालात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले हम जोड़ों के दर्द के हवाले से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने काफ़ी वजूहात भी बताई और जो मेन वजूहात होती हैं उनमें एक तो मोटापा आ गया, उस हवाले से हमने बात की। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि मोटापा के अलावा और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिससे ये जोड़ों के दर्द के मसाइल हो सकते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा जोड़ों को नुकसान मिलता है, ठीक है। और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, जिस तरह पहले भी हमने बताया कि यूरिक एसिड तो रेत की तरह क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। जब वो आपके जोड़ों के फ्लूइड्स में जाते हैं तो वो जो वेयर एंड टेयर घिसाव जो कुदरती तौर पे होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल्स आ जाते हैं फ्लूइड्स में, तो जोड़ मज़ीद डैमेज होना शुरू हो जाता है। 2-3 साल के अंदर कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। फिर जो आम अल्फाज में कहते हैं कि आपके घुटनों में गैप कम हो गया है, ठीक है। तो गैप जो कम हो जाता है, बेसिकली कार्टिलेज आपका जो है वो घिस जाता है और जोड़ के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड बहुत बड़ी वजह है। और बड़ी लोगों की भी ये गफलत है ना कि जब जोड़ में दर्द शुरू हो गया वो पेन किलर पे गुजारा कर रहे होते हैं, तो जब तक वो पेन किलर खा रहे होते हैं तब तक उनका जोड़ और भी डैमेज हो रहा होता है, उनको महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन डैमेज शुरू होता है। सही। खैर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? सादिक बात कर रहा हूँ। जी साजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये ना नाक से खून आता है ना, हफ्ते में एक दफा। नाक से खून आता है? कब आता है, रोजाना या कभी कभी? नहीं, हफ्ते में एक दफा कभी कभार आ जाता है। अच्छा, कितने अरसे से? कितना टाइम हो गया? काफी अर्सा हो गया। कोई ENT वालों को नहीं चेक करवाया आपने? नहीं, चेक नहीं कराया, टैबलेट वगैरह भी नहीं खाई। ठीक है, मैं आपको एक दवाई बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल कीजिएगा, इससे खून तो रुक जाएगा लेकिन चेकअप लाजमी करवा लें, ठीक है। ठीक है सर। और सर एक सवाल और है मेरा। जी कि सर किडनी में दर्द होता है, साथ में इसके लिए दवाई बता रहे। किडनी में? कौन सी वाली किडनी में? ये दोनों में होता है सर। पहले तो स्टोन थे, वो खत्म हो गए थे, उसके बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई। ठीक हो गया। दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया आपने? नहीं, वो थोड़ी दिन पहले कराया था लेकिन वो उसमें स्टोन नहीं आ रहा। ठीक है, चावल ना खाया करें, पानी ज्यादा पिए, और मैं आपको दोनों मसाइल के लिए दवाई बता दूंगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो नाक से इनके खून आ रहा है ना, उसके लिए दवाई है मेलेफोलियम। बिल्कुल, मेलेफोलियम 200 पोटेंसी में लेनी है। ठीक है। तो मेलेफोलियम 200 पोटेंसी में कितनी टाइम लेनी है? दिन में एक दफा सुबह नहार। दिन में एक दफा? 1 महीने तक रेगुलर लेनी चाहिए ताकि इनके खून जो है वो परमानेंटली रुक जाए, और मजीद इनको चेकअप भी करवाना चाहिए ENT से, ठीक है। सही। और दूसरा उन्होंने गुर्दे के हवाले से तकलीफ बताई, तो बर्बीरस जो है, बर्बीरस बिल्कुल बर्बीरस क्यू में लेनी चाहिए 10 कतरे 2 टाइम, तो इंशाल्लाह गुर्दे की तकलीफ इनकी ख़त्म हो जाएगी। और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि पता चले कि आया मजीद कोई दोबारा इनके स्टोन्स तो नहीं बने। खैर, वो कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें कोई स्टोन नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी जो है इनको तकलीफ है, तो उसके लिए फिर दोबारा जाहिर सी बात है, आप जब तक टेस्ट या अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे पता नहीं चलता कि किस वजह से है। बाज़ों का डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाता है ना, क्योंकि गर्मी है, पसीना भी बहुत निकलता है, पानी कम पीते हैं, तो उसकी वजह से भी किडनीज में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो बर्बीरस इनको लेनी चाहिए, इंशाल्लाह इनकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। पानी का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। बिल्कुल जी, पानी का इस्तेमाल कसरत से करना है, और ये चाहे किडनी के मरीज़ जो हैं उनके लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है, ताकि ये जो पथरियों वाला एक मसला हो जाता है ये कम पानी पीने से भी होता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کانپور سے. جی رضوانہ کیا کہنا چاہیں گی؟ سر سے بات کر رہی ہوں. جی کیجیے. جی سر مجھے پسند کا مسئلہ ہے نا, میں بیڈ نیچے بیٹھ جاؤں تو پھر اٹھ نہیں سکتی اور پیدل زیادہ چل بھی نہیں سکتی ہیں. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ پسند کی سازش ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وزن زیادہ ہے آپ کا؟ جی وزن ویٹ آپ کا زیادہ ہے؟ نہیں زیادہ نہیں, ویٹ تو نارمل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور گھٹنوں میں تو تکلیف نہیں ہوتی؟ پین بالکل جسم کے کسی حصے میں بھی درد نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک میڈیسن بتا رہا ہوں, یہ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو آرام آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے. جی ڈاکٹرز نے کہا کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے. وہ کون سے ڈاکٹرز تھے؟ ٹھیک ہے. آپ ذرا اپنا مرض دوبارہ واضح طریقے سے بتائیں. اچھا میرے پٹھوں کا مسئلہ ہے نا, پٹھوں کا جسم میں درد نہیں ہے لیکن میں چل پھر نہیں سکتی, نیچے بیٹھ نہیں سکتی, اٹھ نہیں سکتی. آپ کو کس چیز کا مسئلہ؟ پٹھوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا فیملی میں کسی کو یہ پرابلم ہے؟ میری سسٹر کو ہے, پہلے تو کسی کو بھی نہیں تھا, سسٹر میری کو بھی ٹھیک تھا. ہو گیا. یہ آپ کی عمر کتنی ہے تقریباً؟ یہ ابھی تو 35 سال ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کس عمر میں آپ کو یہ مرض شروع ہوا؟ تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس پہ میں بات کرتا ہوں اور آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجئے گا مزید انفارمیشن کے لیے. ٹھیک ہے. آپ نے آپ کے کچھ ٹیسٹ بھی منگوانے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے علاج ہے؟ یہ مسکولر ڈسٹروفی ہے. اس کا اگر وقت پہ علاج شروع کیا جائے تو بالکل قابل علاج ہے, لیکن ابھی آپ کی کنڈیشن, آپ کا سی پی کے لیول جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک آپ کی بیماری پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. جی شکریہ. اچھا یہ پٹھوں میں درد کا ان کو مسئلہ ہے اور انہوں نے 8-9 سال سے پٹھوں کی بیماری ہے. اس کو ہم مسکولر ڈسٹرافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک سسٹر ان کی اور بھی اس کا شکار تھی. عموماً فیملی میں اگر یہ مرض پایا جاتا ہے تو اس میں ایک سے زیادہ فیملی ممبرز اس کا شکار ہوتے ہیں. اس میں سی پی کے ٹیسٹ جو ہے وہ ان کی بیماری کی انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان کا سی پی کے ٹیسٹ اگر پرانے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں. اس کے علاوہ اگر فریش کروا دیں تو بھی واٹس ایپ کر دیں. ان کو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی پراپر ہم ہسٹری لیں, ان کے مرض کی کنڈیشن پوری لیں, پھر اس مطابق ان کو مشورہ دیں. عموماً یہ مرض اگر وقت پہ علاج کی طرف لایا جائے, یعنی جب شروع ہو, ٹھیک ہے, تو پھر یہ قابل علاج ہے. لیکن اگر ایک دفعہ اس میں آپ کے مسلز جو ہے وہ فبروسس میں چلے گئے, یعنی آپ کے مسلز ویسٹ ہوتے گئے, تو پھر یہ بہت مشکل سے ریورس ہوتا ہے. اس مرض کو اس جگہ پہ روکنا بھی بڑی کامیابی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کے پہلے ٹانگوں کے جو مسلز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مریض شروع کے علامات یہ ہوتے ہیں کہ وہ گرتا ہے. ٹھیک ہے. چلتے چلتے گر جاتا ہے, پھر وہ اٹھ نہیں سکتا جب بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ہاتھ کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح دل بھی چونکہ ایک مسل ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لنگز بھی کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور لائف سپین جو ہے ایسے مریضوں کی بدقسمتی سے کم ہوتی ہے. اچھا. جی سی پی کے ٹیسٹ جو ہے آپ نے لازمی کروانا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ یہ مرض جو ہے اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہو تو یہ بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا آپ ٹیسٹ کروا کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیجئے. خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے باہر ہے. رضوانہ یاسمین بات کر رہی ہوں. جی رضوانہ, کہیے کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے نا گھٹنے میں بہت زیادہ پین ہے, اور گھٹنے کے نیچے سے لے کے پاؤں تک نا بہت زیادہ پین رہتی ہے. میڈیسن بھی کھا کے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کون سی میڈیسن کھاتی ہیں آپ؟ سنفلیکس ایک تو پین کے لیے کھا رہی ہوں, اور دوسری 2-3 اور وٹامن ڈی کی کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے یورک ایسڈ چیک کروائے ہیں؟ جی یورک ایسڈ میرا صحیح ہے, چیک کروایا ہے. وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرایا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ایڑیوں میں بھی درد ہوتا ہے آپ کے؟ جی ایڑیوں میں بہت شدید درد رہتا ہے. اور وزن آپ کا زیادہ ہے؟ نہیں وزن میرا نہیں ہے زیادہ اتنا. اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ 52 ہے. 52 ہے. اور یہ تکلیف آپ کو کتنے عرصے سے ہے؟
ये मुझे काफी अच्छे से है, लेकिन अब जो है ना घुटने में और कमर का जो आखिरी मोड़ा है ना, बिल्कुल एंड में जो होता है, जी जी, इसमें बहुत शदीद पेन है। मैं आपको एक दवाई का नाम बता रहा हूँ, ये आप लीजिएगा और ये आपने रोज़ाना खानी है, तकरीबन 6 महीने तक मुसलसल आपने खानी है, ठीक है जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी, तो कलकेरिया फाज, कलकेरिया फॉज, बिल्कुल कलकेरिया फाज आपके घुटनों की बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, ठीक है। ये आपके घुटनों की जो डिजेनरेशन है उसको भी रोक देती है और जोड़ों को काफ़ी हद तक वापस अपनी हालत में ले आती है। सही। तो कलकेरिया फाज इनको लेनी चाहिए। ये इनके पेन में कोई वक्ती आराम नहीं देगा, लेकिन अगर ये मुसलसल इस्तेमाल करेंगी एक 15-20 दिन तो इंशाल्लाह इनको मुस्तकिल आराम आना शुरू हो जाएगा। सही जी बिल्कुल जी, दवा का नाम आपने नोट कर लिया होगा और आपने इस्तेमाल करनी है 6 महीने लगातार जो है वो आपने इस मेडिसिन का उसकी इस्तेमाल वजह रखना है। ये है ना कि जो घुटनों की तकलीफ है ये कोई एक रात में नहीं डेवलप होते हैं, ठीक है। घुटने जब डिजेनरेट होते हैं, इनमें जब गैप कम होता है 8-10 साल का दौरानिया लगता है इसको डैमेज होने में। यही 8-10 साल जो है मरीज पेन किलर खा के अपने आप को धोखा दे रहा होता है, लेकिन फिर वो पेन किलर भी काम नहीं करते ना। सही बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन का बताया, इसी तरह हम जोड़ों के दर्द के हवाले से बात कर रहे थे, तो क्या आया उसके लिए भी कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद है जिसमें वक्ती जो है जिस तरह आम जो जोड़ों का दर्द है चाहे वो एज के साथ है तो उससे वो तकलीफ कम हो जाए? बिल्कुल ऐसी दवाई है, वो है रस्टॉक्स है, इसके अलावा ब्रायूनिया है, ठीक है, इसी तरह लीडम है आपका, इसी तरह एसिड बेंज है, इसी तरह आपका जो है कलकेरिया कार्प है। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो हर मरीज़ की मखसूस सेलेक्ट की जाती है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने जाना कि इसके पीछे वजूहात जो हैं, एक तो मोटापा, दूसरा यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये चीज़ें जो हैं कंट्रोल में अगर रखेंगे आप तो फिर काफ़ी हद तक इन मसाइल से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब ये जोड़ों के हवाले से प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो आप बर वक्त तशखीस के बाद फ़ौरन इलाज की तरफ जाएँ ताकि पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब आप पेन किलर खाते हैं आप पेन को किल कर देते हैं, ठीक है। जब पेन किल हुआ होता है आपको महसूस नहीं हो रहा होता, आप अपने घुटने को और भी खराब कर रहे हो। किल तो नहीं, खैर सुला देते हैं दर्द को थोड़े टाइम के लिए, फिर जब वो फिर जागता है तो फिर जाहिर सी बात है। खैर जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नेक मोहम्मद बात कर रहा हूँ कोयटे से। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी कीजिए बात। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर क्या हाल है? खैरियत है? मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोयटे से बात कर रहा हूँ। हम लोग के पित्ते में पथरी है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा मसला है। वो थोड़ा सूजा भी हुआ है पतरे में। दर्द तो नहीं होता? दर्द बहुत होता था, फिर वो टीके लगवाए, सारा कुछ करवाया, अभी दर्द इतना नहीं है। कितने mm की पतरी है आपकी? तकरीबन है कोई, इसमें 3-4 है। वो बोलते हैं जो ना डॉक्टर बोलते हैं, मैंने वो टेस्ट आला भी करवाया सारा कुछ। ठीक है, मैं तो आपको दवाई बता दूंगा, लेकिन आपने इस तरह करना है कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है उसकी एक तस्वीर मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है आपने, ठीक है? कौन से नंबर पर? जी, नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ जी। 0300 911 6681। ये मेरे पास है डॉक्टर साहब का नंबर। हाँ, इस जी पे जी, इस पे आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। तो दवाई इनको बता देंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। जो भी गाल ब्लैडर कॉलिक होता है, यानी पित्ते की पथरी की वजह से जो दर्द है, उसमें डाइस्कूरिया नाम की दवाई जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है, पेशेंट को दर्द से आराम दिलाती है। लेकिन पथरी ख़त्म करने के लिए इनका प्रॉपर टेस्ट देखना चाहिए, ठीक है? इनके लिपिड प्रोफाइल्स भी देखने चाहिए, इनके और सिम्टम्स के आया इनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ तो नहीं रहती, तो डाइस्कूरिया इनको फ़िलहाल लेनी चाहिए। इसके अलावा फिल्थूरी इसकी अच्छी दवाई है, कोलेस्ट्रीनम अच्छी दवाई है, सियोनेंतस अच्छी दवाई है। काफ़ी सारी मेडिसिन है जो हर मरीज़ के मखसूस अलामात और तशख़ीस के मुताबिक दी जाती है। ज़ाहिर सी बात है, टेस्ट होंगे तो फिर ही मर्ज़ की नोयत का पता चलता है। उस हिसाब से मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद हैं जिनसे कामयाब इलाज हो सकता है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात जो है ना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन के केसेस आते हैं, ठीक है? यानी जो पित्ते की पथरी है इसने कोई बंदिश बनाई होती है, कोई ब्लॉकेज बीच में बनाई होती है,
फिर उसको हम फ़ौरन ऑपरेशन के लिए रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी केस होता है, उसमें मरीज़ के ज़िंदगी और मौत का ख़तरा होता है। बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम है अशरफ, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दूसरा पाँव में मेरे को खारिश है काफी अर्से से। अच्छा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? जी जी जी। और पाँव में मजीद? खारिश भी है? ठीक हो गया, ठीक है। खारिश घर में किसी और को भी है या सिर्फ आपको? नहीं नहीं, किसी को नहीं है, सिर्फ आपको। ठीक है, मैं कोलेस्ट्रॉल की भी आपको दवाई बता दूंगा और खारिश की भी बता दूंगा, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी तो कोलेस्ट्रॉल की बड़ी ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक में, जी। जो एक दिन में कोलेस्ट्रॉल के मिकदार को काफ़ी कम कर देती है। तो एक दवाई है कोलेस्ट्रीनियम, ठीक है, कोलेस्ट्रीनियम, बिल्कुल, जो 3x में काम करती है, ठीक है। एक है लिसिथीनियम, लिसिथीनियम। बिल्कुल लिसिथीनियम। तो ये दोनों दवाई 3x पोटेंसी में लेनी चाहिए और 3 टाइम लेनी चाहिए। सही। एक हफ्ते के बाद दोबारा टेस्ट करवाने चाहिए। दूसरा इन्होंने खारिश का बताया, ठीक है। तो खारिश को समझना, देखना, पूरे अलामत लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी एक दवाई है सल्फ़र। सल्फ़र अगर ये 30 पोटेंसी में लेंगे तो इंशाल्लाह इनके अलामत जो खारिश के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर इससे ठीक नहीं होते फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहिए। सही, बिल्कुल जी। दवा का नाम डॉक्टर साहब ने बता दिया। अगर उसके इस्तेमाल के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपने टेस्ट करवा के डॉक्टर साहब को सेंड करने हैं। तो उसी से फिर पता चल सकता है कि खारिश जो एक बहुत मामूली सी चीज़ समझी जाती है, उसके पीछे कई सारी वजूहात होती हैं, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जो किसी बीमारी का इशारा दे रही होती हैं। तो इसके लिए टेस्ट लाजमी है। खैर जी, हमने जोड़ों के दर्द के हवाले से बातचीत की, उसके जो वजूहात हैं उस हवाले से, इलाज के हवाले से। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और आएंगे एक ऐसी बीमारी की तरफ जो थोड़ी सी कह सकते हैं आप ख़तरनाक भी हो सकती है अगर उसका बर वक्त इलाज ना हो तो। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या लती? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही हैं? मैं रिबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी अरीबा, क्या कहना चाहेंगी? मैंने वो ना डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा जिस्म बहुत ज्यादा दर्द करता है, पूरा जिस्म दर्द करता है। ठीक है, ठीक है। और मुंह भी बहुत कड़वा रहता है। ठीक है, आपने कभी अपना विटामिन डी टेस्ट करवाया है? नहीं, अभी टेस्ट नहीं करवाया, मेडिसिन बहुत ज्यादा खाई है। ठीक है, और जिस्म में सूजन है, मोटापा है? नहीं नहीं, बस दर्द करता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है, पूरा जिस्म भी दर्द करता है। ठीक है, कंधे भी दर्द करते हैं आपके? हाँ जी हाँ जी। बच्चे हाथों में कितने भी, हैं? पाँव में भी, पूरे जिस्म में दर्द रहता है। बच्चे कितने हैं आपके? अभी मेरी शादी नहीं हुई। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 28 साल। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, ये आप लीजिएगा, ठीक है। और फिर अपने विटामिन डी टेस्ट कभी कीजिएगा, जी ठीक जी, है। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। ठीक है, तो पूरा जिस्म इनका दर्द कर रहा है, ठीक है। कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया कार्ब इनको लेनी चाहिए 30 पोटेंसी में, ठीक है। और 3 टाइम लेनी चाहिए। इंशाल्लाह इनके दर्द तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनको अपने विटामिन डी लेवल चेक करने चाहिए। जब आपका पूरा जिस्म दर्द कर रहा हो और थकावट महसूस हो रही हो शदीद किस्म की, तो ये विटामिन डी की कमी की भी अलामत होती है। तो विटामिन डी भी चेक करवाना चाहिए और अपना टेम्परेचर भी चेक करवाना चाहिए कि आया कोई इनको बुखार तो नहीं रहता जिस्म में। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मुंह कड़वा रहता है, उसके पीछे बुखार जो है उससे भी अक्सर देखने में यही आता है कि बुखार में मुंह अक्सर कड़वा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। और दूसरा ये कि आपने टेस्ट वगैरह लाजमी करवा लेने हैं विटामिन डी का। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैं बात कर रही थी एक ऐसी बीमारी के हवाले से जो अमूमन देखने में आती है और थोड़ी ख़तरनाक हद तक भी सामने आती है, जिसका हम समझ सकते हैं कि इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर कई सारे लोग जो हैं इलाज के बावजूद भी ज़िंदगी हार जाते हैं। उनमें एक ख़तरनाक बीमारी ब्रेन ट्यूमर की है। ब्रेन ट्यूमर के हवाले से थोड़ी बहुत आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं देहात वाली साइड पे इस मर्ज़ के शिकार लोगों की शरह जो है बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि ब्रेन ट्यूमर है क्या?
ब्रेन ट्यूमर जो है आम जिस तरह जिस्म में कहीं भी ट्यूमर बन जाता है, इसी तरह दिमाग में भी ट्यूमर बनने की पोटेंशियल होती है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर फैमिली हिस्ट्री में भी आता है, ठीक है, बास फैमिलीज में भी ये चलता रहता है, ठीक है, खानदानी बीमारी जिसे हम कह बिल्कुल। सकते हैं। इसके अलावा जो है साइनोसाइटिस के जो मरीज होते हैं, ठीक है, उनमें भी ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने का खदशा रहता है। इसके अलावा जो साइनोसाइटिस की दवाइयाँ हैं उससे भी ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने का खतरा होता है। जो MRIs और CT स्कैन के जो रेडिएशंस हैं, उनके जो शुआएं हैं, उससे भी ये ट्यूमर फॉर्मेशन का ख़तरा रहता है। इसके अलावा जो एलर्जी की दवाइयाँ हैं, ठीक है, एलर्जी की दवाइयाँ जितनी भी मिलती है, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती है स्टोरों पे, वो भी ब्रेन ट्यूमर को काज कर सकती है। बिल्कुल, मतलब कि ये वजूहात हैं जो ब्रेन ट्यूमर के हवाले से डॉक्टर साहब ने बताई हैं। मज़ीद भी इस पे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अली अहमद बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी, क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब से एक सवाल था कि मुझे है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये नी इंजरी हो गई थी फुटबॉल खेलते हुए, ठीक है, तो उसमें पानी भर गया था, बाद में वो पानी निकाल भी दिया उन्होंने। तो अब ये है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कभी बाजू में भी दर्द होता है और घुटने खासकर जो है ना ग्रेड 3 पे ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3, एक्सरे वगैरह करवाए थे मैंने, ठीक है, तो उसकी वजह से मैदा भी मेरा खराब हुआ था। ठीक है, तो अब ये है कि मैदे का जो टेस्ट होता है वो करवाया था, वो तो क्लियर है, लेकिन ऑन एंड ऑफ मुझे जो है ना राइजिक लेनी पड़ती है। ठीक है, और जोड़ में कोई अच्छी दवाई बता दें ताकि ऑस्टियोआर्थराइटिस से जान छुड़े। जी जी। सूजन है, जोड़ में सूजन है, स्वेलिंग है? जोड़ में नहीं, ऐसा चितना नहीं है, नॉर्मली ठीक ही है। और क्रैकलिंग होती है? क्रैकलिंग जब आप चलते हैं तो जोड़ों में कड़कड़ की आवाज सुनाई देती है? टक की आवाज जब सुबह उठता हूँ या किसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो एक आध दफा होती है। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, दोनों आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? ठीक है सर। जी ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे सोसाइटी में अजीब अजीब के प्रैक्टिस हो रहे हैं जोड़ों के इलाज के लिए, ठीक है। कहीं पे PRP हो रहा है, कहीं पे इंजेक्शन लोग लगवा रहे हैं। एक आजकल बहुत आम प्रोसीजर चल रहा है, वो आपके खून से प्लेटलेट्स निकाल के और आपके जोड़ों में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कोई फ़ायदा नहीं देता और जो एक फेल प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी लोग करवाते हैं, ठीक है। किसी को फ़ायदा उससे नहीं होता, बाज़ औक़ात प्लासिबो इफेक्ट आ जाता है, यानी पेशेंट कहता है कि हाँ मैं 1-2 दिन ठीक महसूस कर रहा था, वो बिल्कुल वो बेकार इलाज है, उससे नहीं ठीक होते पेशेंट, उल्टा मज़ीद जो है। इसके अलावा जो है ये जोड़ों से फ्लूइड्स निकालते हैं, ठीक है, तो जोड़ से फ्लूइड भी बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। जोड़ में बहुत मखसूस किस्म का फ्लूइड होता है, जैसे कि गाड़ी के घोड़े में ग्रीस होता है, ठीक है, अगर आप उस ग्रीस को निकाल लेंगे तो वो फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। ज़ाहिर है कुदरती अमल है कि वो फ्लूइड जो है वो आपके जोड़ों को लुब्रिकेट जिस तरह ज़ाहिर है वो हरकत कर रहे होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, तो उसको लुब्रिकेट करना इसी फ्यूल का काम है। तो इनकी जो वो लुब्रिकेंट से वो निकाली गई है बेचारी की, ठीक है। तो उसके बाद मरीज जो है उनके अलामात बाज़ औक़ात और भी शिद्दत के साथ आ जाते हैं। तो एक दवाई इनको लेनी चाहिए, ब्रायूनिया। ब्रायूनिया, बिल्कुल, ब्रायूनिया इनको 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए और लगातार लेनी चाहिए, दिन में 3 दफ़ा लगातार 6 महीने तक लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी दवाई इनको लेनी चाहिए रस्टॉक्स। बिल्कुल, रस्टॉक्स 6 पोटेंसी में, ठीक है, 6 पोटेंसी में, ये भी 3 टाइम लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इनकी लाइफ क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। बिल्कुल जी। दवा का इस्तेमाल आपने जारी रखना है। अगर दवा का नाम समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे दोबारा भी नाम जान सकते हैं, या फिर प्रोग्राम रिपीट में रात को 1 बजे और कल दिन को 1 बजे दोबारा रिपीट होता है प्रोग्राम, तो आप उसमें दवा का नाम जो है जान सकते हैं। खैर जी, हम ब्रेन ट्यूमर के हवाले से बात कर रहे थे, उसके पीछे जो वजूहात हैं वो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। टाइम हो गया यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام صحت اور تندرستی میں. کافی ساری بیماریوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے برین ٹیومر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کچھ وجوہات بتائی ہیں, لیکن یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسا کہ ہم اسے دماغ کی رسولی بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی کم ہوتی ہے کہ آیا کچھ رسولیاں جو ہیں ان کا علاج اگر بر وقت کیا جائے تو وہ تو ختم ہو سکتی ہیں میڈیسن سے, لیکن کچھ جو ہیں سرجری کے باوجود بھی جو ہے وہ زندگی خطرے میں ہی نظر آتی ہیں. اس میں ہم فرق کیسے کریں؟ دیکھیں جی جو برین ٹیومر ہے نا وہ تو ہے ہی ایسی سینسیٹیو جگہ پہ جس کے لیے اگر آپ بایوپسی بھی کروانا چاہیں اور جاننا چاہیں کہ آیا یہ رسولی کینسر کی ہے, میلیگننٹ ہے یا بینائن ہے, نان کینسرس ہے, تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک کیس آ جاتا ہے بعض اوقات. تو اس کے لیے پھر ٹیومر مارکر کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے کینسر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن یہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے, برین ٹیومر جتنے بھی ہے قابل, نہ صرف برین ٹیومر بلکہ جسم کے کسی حصے میں بھی اگر میلیگننسی آ جاتی ہے یعنی میوٹیشن آ جاتی ہے یا کینسر کی کوئی رسولی جب بن جاتی ہے تو ہومیوپیتھک میڈیسنز میں وہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کینسر ہو تو پھر اس کے لیے ہم ایکسٹرنلی بھی بغیر انٹرونشن کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں, وہ ایم آر آئیز کے ذریعے. یعنی آپ نے اگر ایم آر آئی کی ہے اس میں ڈائگنوز ہوا ہے کہ برین میں ٹیومر ہے تو اس کے کچھ سمٹمز بھی ہوتے ہیں, پھر آپ نے دوبارہ ایم آر آئی کی, پھر آپ نے کمپیئر کیا کہ آیا اس میں کوئی انکریزمنٹ آ رہی ہے یا اپنی, تو کچھ نہ کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ نیورو سرجری کی بات ہے, انٹرونشن کی بات ہے, چونکہ دماغ کی سرجری ہے تو نیورو سرجن ہمیشہ والدین یا جو بھی پیشنٹ کے بندے ہوتے ہیں ان کو یہی کہتا ہے کہ پیشنٹ کو جگانا آپ نے ہے, اس کو ہوش میں لے کے آنا واپس آپ کی ذمہ داری ہے, اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. جب بھی نیورو سرجن سر میں آپریٹ کرتے ہیں تو بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے, خطرناک سچویشن ہوتی ہے, لیکن قابل علاج ہے ہومیوپیتھک میں. اور ہم جب دوبارہ پھر ڈائگنوز کرتے ہیں اس میں ٹیومر ختم ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اگر ہم اس کی علامات کی طرف جائیں تو کون سی ایسی خاص علامات ہیں جس سے پتہ چل سکے کہ ہاں بھئی ہمیں برین ٹیومر کی وہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی شدید سر درد ہو گیا, ٹھیک ہے, آنکھوں سے پانی آنا ہو گیا, ٹھیک ہے, سر میں شور سنائی دینا ہوا ہے, سر درد ایسا کہ کسی دوائی سے بھی نہ کنٹرول, نہ انجیکشن سے نہ دوائیوں سے, تبھی لوگ جاتے ہیں ایم آر آئی کی طرف کہ آیا رسولی تو نہیں ہے. تو اس طرح کے مختلف علامات ہوتے ہیں, یا چکر آنا یا اچانک گر جانا, نظر چلی جانا, ٹھیک ہے, مختلف علامات ہوتے ہیں. بعض ایسے بھی ٹیومر ہوتے ہیں جس میں ایک رو میں گالی ہو جاتی ہے جسے پیچوٹری ٹیومر کہا جاتا ہے, جس میں آنکھیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں, چہرہ بھی پورا بڑا ہوتا ہے, سر بھی بڑا ہوتا ہے, جسم پورا جو ہے وہ ایک اب نارمل گروتھ کی طرف چلا جاتا ہے. تو مختلف علامات ہیں, سینکڑوں علامات ہیں رسولی کے. بالکل جی, اگر آپ ایسی کوئی علامات دیکھتے ہیں اپنے اندر تو فوراً سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہومیوپیتھی میں برین ٹیومر کے حوالے سے علاج موجود ہے جو میڈیسن سے اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے. خیر جی, ہم مزید بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, وقت کیونکہ کم ہے. ایک پیکیج ہے ہمارے پاس, اکثر اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں سی پی چائلڈ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو آج بھی ایک ویڈیو ہے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں, پھر واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں جانیں گے. تو آج ہمارے پاس سی پی چائلڈ موجود ہے, سفینہ, جن کی عمر 7 سال تھی. پیدائش کے بعد جو ہے اس کو کمپلیکیشنز آئے, پیرنٹس بھی ان کے کزن تھے اور کچھ فٹس ان کو پڑے تھے. تو یہ بچی سیریبرل پالسی میں چلی گئی تھی, اسپیچ بھی نہیں تھا, چل نہیں سکتی تھی, اور ذہنی طور پہ بھی یہ ابھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئی ہے. تو 1 مہینہ تقریباً اس کا ہم نے علاج کیا اور بڑی خوش قسمتی سے 1 مہینے میں اس بچی نے چلنا شروع کیا. تو اس کو چلا کے بھی دکھا دی. تو یہ جو بچی ہے ابھی پہلی دفعہ چل رہی ہے, پہلی دفعہ اس نے چلنا شروع کیا ہے. تو ان کے والدین ہمیں مزید بتائیں گے کہ ان کی کیا ہسٹری ہے اور کتنا انہوں نے علاج کیا, کیا ان کی ایکسپیرینس رہی. اچھا جی صاحب, اردو آتی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو بتائیں نا سفینہ کے بارے میں, یہ کس طرح بیمار ہوئی تھی اور کس طرح یہ معذوری کا یہ پیدائشی جو سر اس طرح ہوا تھا, جو سر پھر
ऐसे डॉक्टरों को दिखाती मगर उस तरह जो है मसलन फिर आपका जो है मसलन वो है तो इधर लाया ये पहला दवाई पे जो मैं 1 महीना पूरा हो गया माशाल्लाह अभी चलना आपके सामने है और काफ़ी जो है मसलन और बोलने में भी काफ़ी जो है मसलन इसके जो है मसलन अल्फाज में भी कोशिश कर रहे थे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अल्लाह की करम है और आप लोगों का जो है मेहनत है अल्लाह शिफा दे। तो सफीना जो थी इनकी दादी भी बड़ी खुश है, दादी भी इनकी बड़ी मुतमईन है। ये जो बच्ची थी इसकी खुशकिस्मती ये थी कि ये कोई दवाइयाँ नहीं ले रही थी, इसने कोई मेडिसिन ऑलरेडी नहीं इस्तेमाल की। जिस तरह बाकी सीपी के बच्चों में प्योर टेग्राल ले रेस्ट्रोफिल इस किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है जो बच्चों के दिमाग को ग्रोथ करने नहीं देता। तो ये बच्ची दवाइयों से बिल्कुल पाक थी। तो यही वजह है कि तकरीबन 1 महीने में जो है ये चलने फिरने के काबिल हो गई और इसने बाकायदा चलना शुरू किया और बोलने में अभी अल्फाज बोलना शुरू किए और जहनी तौर पे भी इंटरेक्टिव बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह जितने भी सेरेब्रल पल्सी के पेशेंट हैं इनका अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इलाज किया जाए तो ये बिल्कुल चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं और ये बिल्कुल एक काबिल इलाज मर्ज है। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक कंसेप्ट है जो 2021 यानी आज के ज़माने की डेवलपमेंट है कि जो दिमाग है अगर वो डैमेज हो जाए तो वो नए कनेक्शन बना सकता है आसाब के जिससे बच्चे फिर चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह फालिज के मरीज़ों में या ब्रेन हेमरेज के मरीज़ों में अगर सही इलाज किया जाए और उनकी वर्जिश की जाए प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट की जाए तो वापस वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह ये बच्चे भी अगर इनका इलाज किया जाए थोड़ा बहुत इनको फिजिकल एक्टिविटी की सपोर्ट भी दी जाए, बाज़ पेशेंट्स में मैकेनिकल सपोर्ट जैसे कि जूते के फोज वगैरह बनवाए जाते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाते हैं और इनको मुहताजी नहीं सहनी पड़ती। शुक्रिया जी, वेलकम बैक। हमने पैकेज देखा और पैकेज में हमने देखा एक बच्ची का जो इलाज हुआ और सीपी चाइल्ड थी वो बच्ची। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप भी बताइए कि ज़ाहिर सी बात है 1 महीने के अंदर आपने कहा कि इसका इलाज मुमकिन हो गया और उसके पीछे जो वजह आपने बताई कि और कोई मेडिसिन वगैरह उन्होंने इस्तेमाल नहीं करवाई। तो थोड़ा सा बच्ची के हवाले से भी बताइए कि क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स थी। देखिए जी, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना बाज़ औक़ात ये एक जादू की तरह अपना असर दिखाती है जिसमें हम भी हैरान हो जाते हैं। ठीक है, वही दवाइयाँ हमने दी जो हम सेरेब्रल पल्सी के पेशेंट्स में देते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बच्ची जो थी ये बेसिकली अफ़गानिस्तान से आए थे ना। अच्छा। तो ये जो बच्ची थी इसने कोई दवाई नहीं ली थी आज तक। ठीक है, वालिदैन इनका बस केयर जो था घर में वो कर रहे थे तो उसकी वजह से जो हमने इनको दवाई दी वो बहुत कारामद साबित हुई, वो बहुत इफेक्टिव साबित हुई और पहले महीने में ही उसने चलना शुरू किया, स्पीच उसकी आ गई। तो बाज़ बच्चे होते हैं जिनको वालिदैन बहुत ज़्यादा कैल्शियम की दवाइयाँ और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर पकड़ा देते हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डिरेंज हो जाता है उन दवाइयों की वजह से क्योंकि एब्जॉर्प्शन उस तरह होती नहीं है तो फिर उन बच्चों में वक्त लगता है। लेकिन इस तरह के जो बच्चे आ जाते हैं बाज़ औक़ात तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। रोज़ाना हम देखते हैं कि कुछ बच्चे 2-3 माह इलाज के बाद जो है वो चलना फिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो एपीवाल ले रेस्टेग्राल या जो भी सेडेटिव्स लेते हैं उनको बहुत वक्त लगता है ठीक होने में। उनकी फिर हम अप्रोच ये लेते हैं कि जो दवाइयाँ वो ले रहे ऑलरेडी सेडेटिव यानी नशा आवर दवाइयाँ उनको कम किया जाए, वक्त के साथ साथ आहिस्ता बंद किया जाए ताकि हमारी दवाई को इफेक्ट होने का एक्ट करने का मौका मिले तो फिर वो भी चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि मेडिसिन के ज़रिए 1 माह के अंदर बच्ची ने बोलना भी शुरू किया, चलना भी शुरू किया। और सीपी चाइल्ड के हवाले से हम अक्सर यही बात कहते हैं कि जैसे कि आपको डॉक्टर्स बताते हैं मेडिसिन भी दे देते हैं लेकिन वक्ती वो जैसा कि एक मसले को थोड़ी सी देर के लिए दबा देना। और जी देखिए जी, हमारे पाकिस्तान में चूँकि हमारा कल्चर इस तरह है कि शादियाँ जो है वो ख़ानदानों में की जाती है। ठीक है, तो यही वजह है कि सेरेब्रल पल्सी के, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, ऑटिज़म के और मुख्तलिफ कंजेनिटल बीमारियों के मरीज़ जो है वो सामने नज़र आते हैं। ये मरीज़ जो सीपी के हैं या मस्कुलर सऊदी अरब में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, सऊदी अरब में ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कानून है जब आप
कज़न मैरिज करेंगे तो उससे पहले आपने प्रॉपर एक डायग्नोसिस के थ्रू गुजरना होगा। अगर उससे आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको शादी का कानूनी हक दिया जाता है। बिल्कुल जी, कज़न मैरिजेस में हम देखते हैं अक्सर जो बच्चों की पैदाइश होती है वो इस तरह के मसाइल का शिकार होती हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा मौजूद है आपके इर्द गिर्द या खुदा न ख्वास्ता आपके घर के अंदर तो उसका इलाज मौजूद है। लेकिन खुदारा अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी नज़र में आती है तो बर वक्त आप उस बच्चे को इलाज की तरफ लेके जाइए, और होम्योपैथी में इसका मुकम्मल और कामयाब इलाज मौजूद है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं कोयटा से बोल रही हूँ कुलसुम। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे ना, मैंने डॉक्टर साहब ने मुझे दी थी कुछ मेडिसिन सर दर्द का, मैंने बताया था कि मेरे सर में बहुत दर्द होती है। जी जी, ठीक है। तो थोड़ा सा भी मैं पढ़ लूँ तो मेरे आंखों पे बहुत बोझ सा आ जाता है और सर में शदीद मेरे ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं दीवार में अपना सर मारूं, पीछे भी सारी ये पीछे ही वाला हिस्सा और आगे से, मतलब बहुत मुझे आप कोई ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया है अपना? ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब मेरा रहता है 150 160 ऐसे, लेकिन मैंने मेडिसिन भी खाई होती है फिर भी मुझे पेन, जब मैं पढ़ने लगती हूँ तो मुझे बहुत शदीद पेन होती है, चश्मा भी मुझे लगा हुआ है। ठीक है। और शोर वगैरह सुनाई अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं आपको दिमाग मेरा और पट्टों का खिंचाव बहुत ज्यादा है, तबीयत उदास सी रहती है, बहुत उदास रहती है। सब मुझे प्लीज कुछ ऐसी मेडिसिन बताएं कि जिससे मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है, मेरे पास तालीम इतनी नहीं है, मैं लिख भी नहीं सकती हूँ ना, जो आप मेडिसिन देते हो ना तो मैं लिख भी नहीं सकती। ठीक है, मेडिसिन का नाम नोट कीजिएगा, मैं आपको स्पेलिंग बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह इनकी कैफियत थी ना कि जहनी दबाव होता है, शदीद दर्द होता है, शोर सुनाई भी बुरा लगता है, और इस किस्म के अलामात के साथ जब शदीद सर दर्द हो ख़ुसूसन औरतों में तो उसकी दवाई बनती है असारम। असारम, असारम, बिल्कुल। चूँकि लिखना इनके लिए मुश्किल है तो स्पेलिंग बता देते हैं, ASARAM, असारम। ठीक है, ये 30 पोटेंसी में 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए और लगातार 3 टाइम दिन में लेनी चाहिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर इन्होंने बताया कि 160 150 रहता है, तो वो भी कंट्रोल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कीजिए। और मैंने एक और चीज़ नोट की, इनकी आवाज़ में थोड़ी सी मुझे मायूसी और थोड़ी सी ये डिप्रेशन का शिकार भी मुझे लग रही हैं। तो काइंडली आप अगर कोई भी ऐसा मसला होता है तभी, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि उसे टेंशन ना बनाया करें। आप जितनी टेंशन लेंगे उस मर्ज में कमी नहीं आती बल्कि बढ़ जाता है। आपको एक दवाई बता दूं, खसूसन फीमेल में, औरतों में टेंशन जिस तरह इनकी कैफियत थी, इसकी इग्नीशिया दवाई हम ऐसे पेशेंट्स में देते हैं जो इन मरीजों का जो मूड है वो चेंज कर देती है और फिर ये अपने प्रॉब्लम्स को रिकंसिडर करते हैं। बिल्कुल जी, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, मायूसी गुनाह है। और हर वक्त अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक आपको सेहतयाब करे। अपनी सी कोशिश कीजिए, इलाज की तरफ जाइए और खुश रहा कीजिए। इसी पैगाम के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा मंगल फिर कुछ और बीमारियों के हवाले से टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।